दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर कुछ घंटे पहले एक बड़ा हमला हुआ है। जब नेतन्याहू के परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, तभी एक रॉकेट उनके आवास पर आकर गिरा। इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम, जो खास तौर पर प्रधानमंत्री और उनके आसपास के हाई सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा के लिए तैनात था, इस रॉकेट को रोकने में असफल रहा। रॉकेट आयरन डोम की सुरक्षा को भेदते हुए सीधे प्रधानमंत्री आवास के आंगन में आ गिरा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। शुरुआत में खबर आई कि इस धमाके से प्रधानमंत्री आवास का एक हिस्सा ढह गया, लेकिन बाद में इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने पुष्टि की कि रॉकेट का आकार छोटा था, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि यह हमला इजरायल की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक साल से चल रहे इजरायल और हमास के बीच युद्ध ने दोनों पक्षों को बुरी तरह प्रभावित किया है। गाजा के अंदर अब तक 43,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ आम नागरिकों के हैं। गाजा में स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। हर दिन मारे जाने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं लेबनान के अंदर भी मरने वालों की संख्या 2,000 के पार हो चुकी है, जिससे यह युद्ध और भी व्यापक होता जा रहा है। आने वाले समय में मरने वालों का यह आंकड़ा 50,000 से भी ऊपर जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंकड़े में हमास के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों की संख्या शामिल नहीं है। हमास और इजरायल के बीच की यह लड़ाई लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। हमास के चीफ को मार गिराने के बावजूद इजरायल का यह युद्ध खत्म करने का कोई इरादा नहीं दिखता। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के प्रमुख को भी समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी युद्ध की आग और भड़क रही है। आज के हमले के बाद यह साफ हो चुका है कि इजरायल अपने मिशन को और तेज करेगा। नेतन्याहू पर हुआ यह हमला दिखाता है कि अब संघर्ष उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां रुकने का कोई संकेत नहीं है। आने वाले दिनों में और भी बड़े हमले और जवाबी हमले देखने को मिल सकते हैं। इस स्थिति में अब सवाल यह है कि इजरायल इस युद्ध को कैसे संभालेगा और क्या यह संघर्ष और अधिक खतरनाक मोड़ लेगा। अब देखना यह होगा कि इस हमले के बाद इजरायल की प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या यह हमला नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार को और कठोर रुख अपनाने पर मजबूर करेगा, या फिर यह एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। नेतन्याहू के आवास के आसपास मजबूत दीवारें खड़ी कर दी गई थीं ताकि धमाके का इम्पैक्ट कम हो सके। यही वजह रही कि रॉकेट ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया। हालांकि यह पुष्टि हो चुकी है कि धमाके के समय नेतन्याहू और उनके परिवार के सदस्य घर में ही मौजूद थे। धमाके के तुरंत बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। देखा जाए तो नेतन्याहू की जान सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि आतंकियों ने छोटा रॉकेट इस्तेमाल किया था। अगर यह कोई बैलिस्टिक मिसाइल होती या फिर कोई बड़ा रॉकेट होता तो परिणाम शायद कुछ और होते। फिलहाल इस बात की भी जांच चल रही है कि आयरन डोम सिस्टम, जो कि इतनी उच्च स्तर की सुरक्षा के लिए जाना जाता है, वह फेल कैसे हुआ। यह सिस्टम नेतन्याहू के घर और आसपास के हाई सिक्योरिटी जोन, जिसमें कई मंत्रालय और विभिन्न देशों के दूतावास भी शामिल हैं, की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैनात किया गया था। पिछले एक साल में यह सिस्टम कभी फेल नहीं हुआ, तो अब अचानक इसमें कौन सी गड़बड़ी आ गई। संदेह जताया जा रहा है कि इस हमले से पहले साइबर अटैक किया गया होगा, जिससे आयरन डोम की प्रणाली कमजोर हो गई होगी और फिर यह समन्वित हमला किया गया। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या आयरन डोम को हैक किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में ईरान ने 3 से 4 बार आयरन डोम सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है और इसमें वे कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण यही हमला हो सकता है, जिसमें आयरन डोम सिस्टम ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बात की जांच अब भी जारी है और इजरायली सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस हमले में साइबर अटैक की भूमिका रही है और यदि हां, तो इसके पीछे कौन सा देश या गुट है। इजरायल की सुरक्षा प्रणाली पर यह बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यह सिर्फ इजरायल की सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा बन सकता है। कुछ हफ्ते पहले जब हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह मारा गया था,
तो उसका बदला लेने के लिए ईरान ने लगभग 300 से अधिक हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इनमें से करीब 70 से 80% मिसाइलें इजरायल की धरती पर जाकर गिरीं और वहां पर धमाके हुए। उस समय इजरायल का आयरन डोम सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में विफल रहा था। ईरान ने खुद इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने हमले से कुछ मिनट पहले इजरायल के आयरन डोम और अन्य टेक्निकल सिस्टम्स पर एक जबरदस्त साइबर अटैक किया था, जिसके चलते सिस्टम को ठीक करने में कुछ घंटे लग गए। इसी विंडो के दौरान ईरान ने यह अटैक किया और इतनी बड़ी सफलता हासिल की। हालांकि उस समय कोई इजरायली नागरिक नहीं मारा गया था। नुकसान ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रहा, जिसमें सड़कों, पुलों और कुछ इमारतों को नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी यह इजरायल के लिए एक बड़ी असफलता मानी गई। इस वजह से इस एंगल की जांच की जा रही है कि क्या इस बार भी ऐसा ही साइबर अटैक हुआ है। एक तरफ जांच जारी है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने इसका बदला लेने के लिए गाजा में जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। अब तक 1 घंटे के अंदर ही 42 से 40 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। इसका मतलब यह है कि इजरायल अब और अधिक आक्रामक हो चुका है और वह इस हमले के बाद पीछे हटने के बजाय और ज्यादा कड़ा जवाब देगा।